लोग हमें डाकू के नाम से जानते हैं, पर मेरे माँ बाप हैं। मेरे 4 हाथ पैर हैं। मैं अपने माँ बाप से पैदा हुई हूँ। हम गरीब दबे कुचले परिवार में पैदा हुए, ये मेरा कसूर है। हमें जीने का अधिकार नहीं है। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। मैं यही बात भारत में भी हर मंच पर बोलती हूँ, आपने सुना होगा, क्योंकि आप सब भी तो भारत के रहने वाले हो। एक सीता के कारण इतने बड़े गुंडे रावण का आज तक पुतला फूंकते हो। मैंने क्या बुरा किया था कि मेरे साथ रावणों ने अत्याचार किया? जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उन्हें मैंने जवाब दिया। ये शब्द हैं बीहड़ से निकलकर एक वक्त देश की संसद तक पहुंचने वाली फूलन देवी के। ये बातें उन्होंने दुबई में एक मुशायरे के दौरान कही थी। अगर एक लाइन में कहें तो कुल 38 साल के जीवन में फूलन देवी की कहानी भारतीय समाज की हर बुराई को समेटे हुए है। और हम ये किस्सा आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज फूलन देवी का जन्मदिन है, और चूंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब है तो फूलन देवी की चर्चा भी जोरों से होने लगी है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एकदम नया और खास कार्यक्रम यूपी में आज, जिसमें हम उत्तर प्रदेश में होने वाली हर राजनीतिक और ज़रूरी हलचल के बारे में आपको रोजाना बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं यूपी में आज की सुर्खियां। पहली सुर्खी बीएसपी से बीजेपी में आए जितेंद्र सिंह बबलू से जुड़ी। पार्टी ने उनकी ज्वाइनिंग के 6ठे दिन ही उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस विधायक का कारण रहा बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा का विरोध, जिन्होंने जितेंद्र सिंह बबलू पर अपना घर जलाने का आरोप लगाया था। मामला 2009 का है जब बबलू बीएसपी में थे। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी है, क्या किसी को शामिल करवाने के पहले कुछ क्रॉस चेकिंग वेकिंग नहीं होती है क्या? दूसरी सुर्खी प्रदेश के कई जिलों में आई बाढ़ से जुड़ी है। वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का कहर शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि राज्य के 21 जिलों के 357 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 4000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा चुका है। बाढ़ से निपटने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी कर चुके हैं। सर्वेक्षण के बाद आगे क्या होता है इस पर सबकी नजर रहेगी, हमारी भी रहेगी, आपको बताते रहेंगे। तीसरी सुर्खी महोबा से है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। डिजिटल तरीके से माने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन सौंपे। इस दौरान पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। आपको बताएंगे साल 2016 में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया से ही इस योजना की शुरुआत की थी। चौथी सुर्खी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है, जिसने अगस्त क्रांति के मौके पर समूचे प्रदेश में भाजपा गद्दी छोड़ो नाम से मार्च निकाला। कांग्रेस का दावा है कि उसने ये यात्रा प्रदेश के 201 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली। आज इस मार्च का दूसरा और आखिरी दिन था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू ने आरोप लगाया कि मार्च के दौरान कई जनपदों में पुलिस ने नेताओं को गिरफ्तार कर कार्यक्रम को विफल करने की कोशिश की। पांचवी और अंतिम सुर्खी प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है और बेहद परेशान करने वाली है। मामला हजरतगंज के पास के बालू अड्डा इलाके का है, जहां 2 दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। अलग अलग अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है और एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। सभी डायरिया के शिकार हैं और स्थानीय लोगों के मुताबिक ये सब यहाँ गंदे पानी की सप्लाई की वजह से हो रहा है। गौर करिएगा, हम बात प्रदेश की राजधानी की कर रहे हैं, जहां बच्चे गंदा पानी पीकर जान तक गंवा रहे हैं। सुर्खियों के बाद अब आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। आज लोकसभा संविधान का 127वां संशोधन विधेयक 2/3 बहुमत के साथ पास हो गया है। सरकार बिल लेकर आई और समूचे विपक्ष ने इस बिल का समर्थन किया। बिल पर बोलते हुए सपा सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 1-2 पिछड़े मंत्री बनाने से भला नहीं होगा, आरक्षण की लिमिट बढ़ानी होगी। अखिलेश ये भी बोले कि सपा सरकार यूपी में जातिगत आधारित जनगणना करके दिखाएगी। तो उत्तर प्रदेश के आज के अखबार इसी खबर से पटे पड़े थे। खबरों के मुताबिक राज्य की 24 जातियों की आबादी और अन्य विषयों पर सर्वे करवाया जा चुका है। 5 जातियों के सर्वे का काम अभी बाकी है। सर्वे का काम पूरा होने के बाद इन जातियों को भी ओबीसी की लिस्ट में जोड़ा जाएगा। इस समय राज्य की 79 जातियां ओबीसी की लिस्ट में शामिल हैं। दूसरी तरफ इस मामले में विपक्षी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। सपा, बसपा और सुभाषपा समेत कई दल जातिगत जनगणना कराए जाने की बात खास तौर से उठा रहे हैं। पर क्यों?
2 पॉइंट बताते हैं। पहला, उत्तर प्रदेश चुनाव अब बस चंद महीने दूर है। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि ओबीसी की आबादी उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 54% है। यही वजह है कि इस मसले पर कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। पिछले विधानसभा चुनाव में इसी वर्ग को लुभाने के लिए भाजपा ने गैर यादव ओबीसी जातियों के 148 उम्मीदवारों को टिकट सौंपी थी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी पार्टी 150 से अधिक ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है। फिर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ऐन मौके पर संसद से संविधान का 127वां संशोधन विधेयक पास करवाकर बीजेपी दूसरी पार्टियों के मुकाबले आगे दिख रही है। लेकिन क्या केवल इस बिल की वजह से राज्य में बीजेपी की राह आसान हो जाएगी? ये सवाल हमने उत्तर प्रदेश में कई सालों से पत्रकारिता कर रहे और राज्य की राजनीति को करीब से देखने वाले वीरेंद्र भट्ट से पूछा। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। यूपी में एक सबसे बड़ा परिवर्तन अब ये आया है कि 2014, 2017, 2019 के 3 चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी गैर यादव पिछड़ा और गैर जाटव दलित समुदाय की डोमिनेंट कास्ट है, यादव ओबीसी की सबसे डोमिनेंट कास्ट है। इन दोनों वर्गों के खिलाफ ये पुरानी शिकायत है कि आरक्षण की सारी मलाई इन्हीं लोगों को मिल गई, बाकी वर्गों को कुछ नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि इसकी राजनीति हिंदुत्व है। शिवसेना के बारे में ये कहा जाता था बाल ठाकरे के जमाने में कि बाल ठाकरे का हिंदुत्व है वो बहुजनी हिंदुत्व है। वही स्थिति अब उत्तर प्रदेश में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अब पिछड़े वर्ग की पार्टी बनती जा रही है और 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो भी शंका रह गई है वो एकदम स्पष्ट हो जाएगी। और आज स्थिति ये है कि समाजवादी पार्टी केवल यादवों की पार्टी बन के रह गई है। समाजवादी पार्टी पिछले 20 साल से प्रयास कर रही थी कि कैसे अति पिछड़ी जातियों को जोड़ा जाए। शाक्य हैं, मौर्य हैं, राजभर हैं, सैनी हैं और जाति, तो ये अब तक नहीं कर पाए थे। इसका रास्ता ये निकाला कि 17 अति पिछड़ी जातियों को इन्होंने कहा कि हम इन जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल कर देंगे। मुलायम सिंह यादव 2003 से 7 के बीच में यहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऐसा किया। लेकिन दलित सूची में जातियों का जोड़ना या हटाना यह जुरिडिक्शन केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार ने इनकी बात को नहीं माना और वो जातियां फिर से पिछड़े वर्ग में आ गई। तो समाजवादी पार्टी जहां फेल हुई उसी कमी को बीजेपी ने फायदा उठाया और जिस तरीके से बीजेपी बैकवर्ड कास्ट वोट बैंक पे अपना कब्जा जमाती जा रही है, तो राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में, जनता दल यू को बिहार में और यूपी में समाजवादी पार्टी को अपने किले को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये केवल इसलिए हो रहा है। और वैसे पिछले 3 दशकों में मंडल आयोग लागू होने के बाद हर बार जनगणना के समय इसकी मांग होती थी। 91 में भी हुई, 11 और 2001 में भी हुई, 11 में भी हुई। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी उत्तर प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। आप इस शो में और क्या देखना चाहते हैं, क्या फीडबैक है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉक।